इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल सर्टिफिकेट का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें तो शिक्षा के सकारात्मक और प्रभावी परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान शिक्षा के व्यापक महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। हम पढ़ाएं, उदाहरण देकर के पढ़ाएं, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। अगर आप उन बच्चों को बताएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूला बना करके समझाएंगे, वह बच्चा आसानी से समझ जाएगा। अब रटने की परंपरा नहीं, अब तो कौशल युक्त ज्ञान से उस व्यक्ति को युक्त करना, उस बच्चे को युक्त करना है। इसके लिए आपने देखा होगा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। हम भी इस अभियान के साथ जुड़ सकेंगे तो राष्ट्र निर्माण के उस कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं। और एक पवित्र कार्य है। याद रखना, हर व्यक्ति के सामने बड़ा बनने, यशस्वी बनने का अवसर आता है। जो उस अवसर का लाभ लेता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालता है, उसका जीवन यशस्वी बन जाता है। और जो उससे वंचित होता है, वो जीवन भर अपने कृत्यों के लिए अपने आप को कोड़ता रहता है। ये कोड़ने का समय नहीं है, यशस्वी बनने का समय है। राष्ट्रीय अभियान का हम हिस्सा बने, हर बच्चे को स्कूल लेकर के जाएं। इस कार्य के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो वह बच्चा जो पढ़ लिख जाएगा, संस्कारित होगा, वह आपको सदैव स्मरण करके आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और जब कभी भी जीवन के किसी मोड़ पे आप भी उससे मिलेंगे तो आपको भी वह सम्मान देने देगा, आपको भी आपके प्रति भी एक कृतज्ञता का भाव उसके मन में होगा। इस विश्वास के साथ स्कूल चलो अभियान के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों से कहूंगा, हर बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने जनपदों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करें। याद करना, जब एक बच्चा साक्षर होता है तो समाज साक्षर होता है और राष्ट्र समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। याद करना, जब एक बच्चा निरक्षर होता है तो समाज निर्धन होता है और प्रदेश या देश बीमारू बनता है। हमें बीमारू नहीं बनने देना है। हमें अपने बच्चों को साक्षर बनाना है, हर नागरिक को साक्षर बनाना है, समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसीलिए पहले चरण में 1 से 15 तक इस मेहनत को करिए। जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के डाटा आपके उपलब्ध हो जाएंगे, कितने बच्चे कहां एडमिशन लिए हैं, को टोटल कितने बच्चे हैं, तत्काल आपके बीओ के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन सब का दायित्व बनता है कि वे इन सबको उसके साथ जोड़ें। और जैसे सारे डाटा आप अपलोड कर लेंगे, उसके अगले ही 3-4 दिन के अंदर लखनऊ में एक समारोह करके उन बच्चों का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेज देंगे। और तत्काल हमारा दायित्व होना चाहिए कि 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, ये सारी कुछ खरीदने के लिए हमें उन अभिभावकों की बैठक कर लेनी चाहिए। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, ना गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो। भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी, उनका अपना काम चल लेता था। एक काम चलाओ व्यवस्था से समाज का उन्नयन नहीं होता है, राष्ट्र सशक्त नहीं होता है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक हम नहीं प्राप्त कर सकते।
याद रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारना है तो हमको सबको शिक्षित करना पड़ेगा। बीजेपी में निगम बोर्ड और आयोग के गठन को लेकर गहन मंथन जारी है और इस प्रक्रिया के तहत ही पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों पर भी फोकस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठनात्मक संतुलन और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में जिला इकाइयों के गठन के बाद अब निगम बोर्ड इकाइयों पर मंथन शुरू हो गया है। मंथन में रेस जारी है, किस कार्यकर्ता को किस पदवी पर रखना है, इसको लेकर के पार्टी अब मंथन कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन की प्रक्रिया के माध्यम से व्यापक विचार विनिमय के बाद जिला स्तर की कमेटियों का गठन हो गया है और जो अभी बैठकें हो रही हैं उसमें निश्चित रूप से सरकार में जो निगम आयोग इसमें है इसके भी मनोनयन के लिए व्यापक विचार विमर्श हो रहा है और जल्दी ही इसकी जो सूची है वो सामने आ जाएगी। कार्यकर्ताओं का जब मनोनयन ऐसी संस्थाओं में होता है तो उन्हें प्रेरणा मिलती है, उनका उत्साह बढ़ता है और बढ़े हुए उत्साह के साथ कार्यकर्ता चुनाव में भी अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। देखना ये रहेगा कि ये बोर्ड और निगम और आयोग के जो गठन है वो कब तक होंगे, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं जिन पर सीधा इनका असर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कार्यकर्ता हमारे कम्युनिकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे जनता से और उस तरह से कोऑर्डिनेशन के बाद में जब कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होगा तो वो वोट में तब्दील होगा। बहरहाल देखना ये होगा, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के पहले संगठन में मंथन चल रहा है। मंथन में कई नाम कट भी सकते हैं और कई नाम जुड़ भी सकते हैं। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। बाराबंकी के टिकैतनगर क्षेत्र में विनय यादव ने 2024 की पीसीएस परीक्षा में पहली ही कोशिश में सफलता हासिल कर एसडीएम का पद प्राप्त किया है। खास बात यह है कि उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में नेवी में सेवा की और रिटायरमेंट के बाद तैयारी शुरू की। एसडीएम बनने के बाद जब वो अपने गांव पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, जिससे वो भावुक हो गए। विनय यादव ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, सास ससुर और परिवार को दिया। सिद्धार्थ नगर में 1 महीने का बिल जमा करने के बाद भी उपभोक्ताओं को रिचार्ज का चार्ज देना पड़ रहा है। विद्युत विभाग पर उपभोक्ताओं ने बिल से ज्यादा रुपया मांगने का आरोप लगाया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिल जमा करने के बाद भी 500 से 1000 रुपए सप्लाई शुरू करने के लिए उन्हें देने पड़ते हैं। करते हैं, कट गया 2 दिन हुई। तो ऐसा क्यों किया गया? भाग जाने क्या कारण है? कारण वह बताएंगे। कटवा क्यों? 71 रुपये मेरा बिल आया है और 1000 रुपये किस लिए जमा ले रहे हैं एडवांस? 12 जमा करने के बाद 1000 रुपया। 12 जमा करने के बाद में 1000 रुपये एडवांस दिया। बिजली बिल जमा करने आए हैं, अभी महीना पूरा नहीं हुआ, 5 तारीख का पूरा होगा तो आज यही जमा कर रहे हैं। ऐसा हर महीने में होता है, उसके पहले काट देते हैं। खड़े हैं विद्युत विभाग सिद्धार्थ नगर पे, जहां आप देख रहे हैं मेरे पीछे लंबी कतारें लगी हैं जो कि बिजली बिल जमा करने के लिए। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि हमारा जो विद्युत बिल 1 से 1 तारीख तक का है, मैं उसे जमा कर दिया हूँ, फिर भी हमारी लाइट काट दी जा रही है। जब एडवांस 500 से 1000 रुपये एक्स्ट्रा एडवांस दिया जा रहा, तब विद्युत विभाग का रहा उसकी लाइट जोड़ी जाएगी। अब देखने की बात यह है कि जब मैं 1 महीने का पेमेंट कर रहा हूं तो फिर हमारी लाइट क्यों कट रही है? यही जानते हैं, जो यहाँ लाइन में खड़े हैं उन्हीं से पूछते हैं आखिर ये क्या है मामला। आप आई हैं यहाँ बिजली का बिल जमा करने, क्या है मामला? सर मामला है, पहले जैसे बिजली का बिल आता था, आया पर्ची लाए, जितना बिल है उतना जमा कर दिया, नेक्स्ट जब मंथ आया फिर हमने जमा कर दिया। ऐसे ही रूटीन से हम जमा करते हैं। पिछले महीने तक मेरा बिजली का बिल जमा था, इसके बावजूद मेरी लाइट कट गई। जब आए पता करने तो उन्होंने कहा माइनस आपका चल रहा है, 1315 रुपया माइनस है। मेरे समझ में बात ये नहीं आई सर कि जब हम पर मंथ जमा करते हैं तो माइनस कहाँ से आ गया।
आज हम यहाँ पे आए हैं काउंटर पे, कल बंद था, आज आए हैं। यहाँ पता चला है कि आप जब भी बिजली का बिल आप जमा करेंगी, प्रीपेड हो गया है मीटर, और हम लोगों को बिना बताए प्रीपेड कर दिया गया है। और जब भी आप आएंगी बिजली का बिल जमा करेंगी जितना है, और उसके बाद एक्स्ट्रा आपको 1000 रुपये और देना पड़ेगा, तब आपकी बिजली नहीं कटेगी। सर, इसका सलूशन क्या है? बिजली विभाग के हम अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ आए हैं, यहाँ तो बड़ी परेशानी है, जितनी बड़ी नाराजगी है, रिचार्ज सिस्टम हो गया है, माइनस सोच समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद लाइट काट दे रहे हैं। अब इस सरकार में बड़ी परेशानी, इतनी परेशानी है कि हर व्यक्ति परेशान है। जबकि हम अपना बिल जो आ रहा है उसको जमा कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है लाइट काट दी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अब पता नहीं क्या नियम है। जैसे वो माइनस हो गया, जैसे मोबाइल चार्ज कराना, तो मान लीजिए और आदमी नहीं समझ पाता है, और यहाँ बताते भी नहीं। यहाँ और कोर्ट ने भी आदेश उस पर जारी किया है कि ये जरूरी नहीं है कि हम स्मार्ट मीटर लगाएं, फिर भी इस तरह से वसूली प्राइवेट विभाग द्वारा किया जा रहा है। हम क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे बताइए? नहीं सर, विभाग वाले बताए हैं कि जो सादा मीटर नहीं लगेगा, स्मार्ट मीटर ही लगेगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, तो हम स्मार्ट मीटर नहीं चाहते हैं। उसके बाद भी हमारे घर में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जाता है, उसकी रीडिंग आती है, जमा करते हैं, उसके बाद लाइट माइनस हो जाता है, और जितना हमारा बिल आता था उससे अधिक बिल आता है। ये सब समस्या है। ये थे उपभोक्ता जो परेशान दिख रहे हैं, जो कि लाइनों में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि हमारा बिल जो है उसको जमा करने के बाद भी हमारी लाइट काट दी जा रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कहां किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का खुलासा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, और खबर कानपुर से, जहां पर अवैध किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 अन्य अस्पतालों की जांच की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। इस पूरे मामले की जांच कासिम आबिदी के नेतृत्व में चल रही है। जांच में अब तक सामने आया है कि नोएडा का एक फर्जी डॉक्टर मरीजों को बेहोश करता था, जबकि दिल्ली का आरोपी खुद को सर्जन बताकर किडनी निकालता था। पुलिस को जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे पूछताछ में और भी बड़े खुलासों की उम्मीद है। इस पूरे नेटवर्क को पुलिस खंगाल रही है। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पुलिस ने अभी तक कुल 8 गिरफ्तारी की हैं, जिनमें 5 डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ शामिल है। इस पूरे सिंडिकेट के जो तार हैं यूपी, दिल्ली, एनसीआर समेत देश के अन्य राज्यों तक जुड़े हुए हैं। कानपुर पुलिस जो है हर एक बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है। वहीं जो फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक प्रिया हॉस्पिटल, न्यू मेटलाइट हॉस्पिटल और आहूजा हॉस्पिटल का नाम सामने आया है। हालांकि 7 से 8 ऐसे अस्पताल और भी हैं जिनकी जांच चल रही है। बहरहाल पुलिस लगातार जांच कर रही है। डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी के नेतृत्व में यह पूरी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। आने वाले दिनों में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सिंडिकेट में और भी खुलासे हो सकते हैं और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। लखनऊ में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की 4 टीमों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी है, 75 जिले हैं इस प्रदेश में, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ही टीम होने से खिलाड़ियों को अवसर नहीं मिल पाता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई रोक नहीं है। 4 टीमें बनने से अधिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलेगा और सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट मुहिम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई वर्षों से मैं बीसीसीआई से उत्तर प्रदेश के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए 75 जनपद में जो खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं और जो अपना भविष्य क्रिकेट में तलाश रहे हैं, उनके लिए 4 टीमों की मांग कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र और गुजरात के तर्ज पर, जैसे वहां 3-3 टीमें हैं रणजी ट्रॉफी की और अन्य एज ग्रुप में भी 3-3 टीमें, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के लिए बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी में 4 टीमें और अन्य एज ग्रुप में 17, 19 और 23 में 4-4 टीमें उत्तर प्रदेश को
देने का काम करें, जिससे कि हमारे तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए अवसर प्राप्त हो सके, वो भी उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए अपने प्रदेश का, अपने परिजन का नाम कर सकें, अपना भविष्य बना सकें क्रिकेट में। क्योंकि बीसीसीआई लगातार सभी राज्यों को क्रिकेट के प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा मदद कर रही है। हर एसोसिएशन को और हमारे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को भी 100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए बीसीसीआई हर साल देती है। पीलीभीत में गेहूं खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम ने क्रय केंद्रों पर पूरी तरह से जो मिडिलमैन होते हैं क्रय केंद्रों पर, उनकी एंट्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है और इसके साथ ही बिचौलियों के पाए जाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दिया है। अधिकारियों को किसानों से सीधे खरीद सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अवैध भंडारण रोकने के लिए विशेष निगरानी टीम भी गठित की जाएगी। 5 सेकंड। नाम बलजिंदर सिंह है। आप कहाँ पर हैं इस टाइम? हम मंडी समिति पूरनपुर में। क्या दिक्कतें आ रही हैं गेहूं तुलाई को लेकर के? मंडी समिति पूरनपुर में 2 अप्रैल से गेहूं आई हुई है और आज 4 अप्रैल हो चुकी है। अभी तक 0 खरीद है, क्योंकि सरकार के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे आए हैं, डिप्टी आरओ भी आए थे, कह रहे थे कि बारदाने की किल्लत है। बारदाने की किल्लत के चलते खरीद चल रही है और जब तक बारदाना उपलब्ध नहीं होगा किसान इसी तरह ही यहाँ पे अपना गेहूं लेके पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ सत्यापन, जो किसान पंजीकरण है, किसान पंजीकरण तो हो गए लेकिन उनका सत्यापन के लिए पोर्टल ही बंद कर दिया गया। सरकार की कोई मंशा ही नहीं है कि गेहूं खरीद हो पाए। और मंडी में 8 तारीख को बरसात होने की भी संभावना है। किसान अपना गेहूं लेके भी आ रहे हैं और यहाँ के जो नाले हैं वो सारे चौक हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। और अगर ये साफ सफाई ना करवाई गई तो सभी किसानों का यहाँ पे आया हुआ गेहूं है तो पीलीभीत की पूर्णपुर नवीन मंडी स्थल में उपस्थित है। यहाँ पर आप जानते हैं कि 1 अप्रैल लगते ही गेहूं की खरीद चालू हो चुकी है। वहीं पीलीभीत के जिला अधिकारी की बात करें, अगर अपनी शक्ति बरतते हुए साफ साफ कह दिया है कि बिचौलियों के द्वारा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में औने पौने दामों में धान की गेहूं की खरीद होती है तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मंडी की बात करें, आरएमओ के द्वारा अगर जानकारी अभी तक फिलहाल कोई नहीं दी गई है, क्योंकि किसान बराबर ये जानकारी देते चले आ रहे हैं कि 1 अप्रैल से गेहूं की कटाई चालू हो गई और मंडी में आना चालू हो गए, लेकिन मंडी में अभी तक शून्य देखने को मिला है खरीद को लेकर के। क्योंकि अब ये बड़ी बात आती है कि बिचौलियों के द्वारा जो अगर गेहूं की खरीद की जाती है तो किसान उससे बहुत ही बड़ा प्रभावित हुआ है, क्योंकि 2585 रेट गेहूं की एमएसपी चल रहा है और जिसके बाद में यहाँ पर मिलों के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा जो कि औने पौने दामों में जो गेहूं की खरीद की जाती है, अब उनके ऊपर क्या कड़ी कार्रवाई की जाती है ये देखना तय होगा आगे आने वाले दिनों में। अब जो यहाँ अगर मंडी की बात करें तो मंडी में भी अभी तक गेहूं की जो खरीद है वो शून्य दिखाई दे रही है। अगर बात करें बारदाने की अभी फिलहाल बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। अभी ना आने के कारण किसानों का भी गेहूं भी नहीं आ पा रहा है, तो बारदाना की कमी भी अभी महसूस हो रही है। देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल। और खबर कानपुर से। कानपुर से मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पश्चिम बंगाल की एक युवती को नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेल दिया गया। पीड़िता के साहस और पुलिस की तत्परता से इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ। आरोपियों में रोहित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके, शिवा सिंह और ट्रेनी आईपीएस सुमेध एम जाधव के नेतृत्व में पुलिस ने कई होटलों में छापेमारी की। इस मामले में एक पुलिसकर्मी को निलंबित भी किया गया है। कानपुर पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार का खुलासा किया है। दरअसल शुक्रवार देर शाम कल्याणपुर थाना क्षेत्र से एक तथाकथित पत्रकार रोहित को गिरफ्तार किया गया है, जो इस मामले का मुख्य सरगना है। आपको बता दें कि एक युवती पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां पर उसने शिकायत की, जिसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देश पर एडीसीपी ऑपरेशन सुमित सुधाकर रामटेके, एडीसीपी लाइन शिवा सिंह और ट्रेनी आईपीएस सुमेध जाधव की टीम ने छापेमारी की है। पुलिस को अभी तक 20 होटल्स की लिस्ट मिली है। लगातार जो है पुलिस की छापेमारी जारी है। होटल्स से जो है दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस पूरे मामले में सीसामऊ थाने में तैनात एक चौकी इंचार्ज का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया है। हालांकि पुलिस ने अभी उसको निलंबित कर दिया है। कयास लगाया जा रहा है कि अभी आगे इसमें और भी गिरफ्तारियां होंगी और भी कई नाम जो है खुलकर सामने आ सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले के तार उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। यूपी एटीएस ने बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है।
लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हमला करने की योजना रची जा रही थी, जिसमें सिग्नल बॉक्स उड़ाकर ट्रेन हादसा कराने की साजिश शामिल था। हम आपको बता दें कि आरोपियों में आईएसआई के हैंडलर समेत कुल 4 आतंकी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और एनआईए कोर्ट में उनको पेश किया गया। एटीएस कमांडो की कड़ी सुरक्षा में आतंकी शाकिब, लोकेश, विकास और अरबाब को कोर्ट में पेश किया गया। एटीएस से रिमांड मांगा गया। एटीएस ने रिमांड मांगा कोर्ट से। अदालत ने इन आतंकियों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। एटीएस ने सभी आरोपियों की रिमांड के बाद अपने कस्टडी में लिया है और अब उनसे पूछताछ कर रही है। उन्नाव में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत परखने के लिए डीजी हेल्थ पवन कुमार ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुरुष और महिला वार्ड और इमरजेंसी सेवाओं का जायजा लिया, मरीजों से सीधा फीडबैक लिया। अधिकांश मरीजों ने इलाज और यहां की व्यवस्था के बारे में संतोषजनक जवाब दिया, लेकिन निरीक्षण में गंदगी, खराब बेड और पंखों की कमी भी सामने आई और इस पर अधिकारियों को तत्काल निर्देश भी दिया गया है कि इसमें सुधार लाया जाए। डीजी हेल्थ ने साफ तौर पर कहा है कि मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्नाव जिला अस्पताल का आज पुरुष व महिला व पुरुष की इमरजेंसी का मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी में मरीज एडमिट थे, उनसे वार्ता की गई। सभी लोगों ने इलाज के प्रति संतोष जताया। मरीजों ने अवगत कराया कि डॉक्टर्स लोग, सिस्टर्स लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहे हैं। ये फीडबैक मरीजों को द्वारा मिला। कुछ जगह गंदगी थी तथा कुछ बेडों की भी हालत ठीक नहीं थी इमरजेंसी में। इस विषय में मेरे द्वारा अधीक्षक व सीएमए साहब को निर्देशित किया गया कि आप लोग रेगुलर राउंड लेकर ये सुनिश्चित करें कि बेड की पोजीशन ठीक हो, बेड प्रॉपर तरीके से बेड की पोजीशन होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।